नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। पक्की कच्ची सड़क को पार करते हुए कार निरंतर कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रही थी। कार के पीछे ही चल रही बस में बैठी घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और हंसी ठिठोली कर रही थी। सबके चेहरे पर रौनक देखते ही बनती थी। कल ही घर के सबसे छोटे बेटे अजय की बारात लौटकर आई है और आज सभी रिश्तेदार मिलकर कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कार में ममता जी अपनी नई नवेली बहू मीनाक्षी और बेटे के साथ बैठी अपने पति राघव जी से बातें किए जा रही हैं। साथ ही साथ ड्राइवर को भी हिदायत दिए जा रही हैं कि थोड़ा जल्दी करो, कुल देवी के दर्शन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि पट बंद हो जाए। जबकि अपनी सास और पति अजय के बीच गज भज कर घूंघट लिए बैठी मीनाक्षी चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। एक तो मई का महीना, ऊपर से इतनी भीषण गर्मी, उस पर भी नेहले पर दहला शादी का भारी लहंगा और ओढ़नी, गहने भी सारे पहना रखे थे। यह क्या कम था कि इतना लंबा घूंघट भी करवा दिया। इसमें भी इस छोटी सी कार में एक तरफ पति बैठा हुआ और दूसरी तरफ सास। उन दोनों के बीच फंसी मीनाक्षी इधर से उधर हिलडुल भी नहीं पा रही थी। पर इन सबसे भी ज्यादा परेशानी मीनाक्षी को थी। उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे, जिसे बार बार अपने रुमाल से पोंछती जा रही थी। रह रह कर कल शाम की बातें दिमाग में घूम रही थी, जब मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। कल सुबह ही तो बारात रवाना होकर घर आई थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था। दिन में थोड़ी बहुत रस्में हुई, उसके बाद थोड़ा बहुत आराम। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी, इसके लिए मीनाक्षी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वैसे भी नई नवेली दुल्हन थी तो अलग से तैयार होना तो बनता ही था। थोड़ी देर बाद शादीशुदा ननद रजनी ने आकर कहा, भाभी जरी जल्दी करो, मेहमान और आसपास की सभी औरतें आ गई हैं। हाँ दीदी, बस तैयार हो गई। रजनी मीनाक्षी को लेकर निकलने ही वाली थी कि इतने में ममता जी दौड़ती हुई उस कमरे की तरफ आई और मीनाक्षी को लगभग अंदर की तरफ खींचते हुए बोली, अरे यह क्या बहू, घूंघट तो करो, यही कमरे में रहो। पर मम्मी, अपने तो घूंघट होता ही नहीं और ना कमरे में कौन सी मुंह दिखाई की रस्म होती है? रजनी ने हैरानी से पूछा। हाँ नहीं होता, लेकिन मीनाक्षी घूंघट करेगी और फिलहाल आज के लिए ये इसी कमरे में रहेगी। जब तक हम कुल देवी के दर्शन ना कर पाएं, तब तक ये और अजय आपस में बात भी नहीं कर सकते। ममता जी ने लगभग अपना फैसला सुनाते हुए कहा। पर क्या हुआ मम्मी? रजनी ने दोबारा पूछा तो ममता जी ने घूरकर उसे देखा, जैसे कह रही हो अब चुप रह। उनकी आंखें देखकर ही रजनी चुप हो गई और मीनाक्षी को वापस उसी कमरे में लाकर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद ममता जी अपनी ननद चेतना के साथ कमरे में आई और आते ही चेतना जी मीनाक्षी से बोली, अरे बहू, जरा अपने पैर तो दिखाना। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो मीनाक्षी को समझ ही नहीं आया कि बुआ जी कहना क्या चाह रही हैं। उसे चुप देखकर जब दोबारा बुआ जी ने कहा, अरे बहू, बहरी हो गई है क्या? कह रही हूं ना, अपने दोनों पैर दिखा। मीनाक्षी ने लहंगा थोड़ा सा ऊपर करके अपने दोनों पैर दिखाए। पैर देखते ही चेतना जी बोली, देख, मैंने कहा था ना तुझसे, क्या देखकर लड़की लेकर आई है तू? इसके पैरों की अंगुलियों तो इसके अंगूठों से बड़ी है। हाय राम, जीजी, मैंने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। काश ध्यान दिया होता तो इसे इस घर में लेकर। कहते कहते वो चुप हो गई। पर ममता जी इस तरीके से कह रही थी जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। तभी बुआ जी बोलने लगी, यह तो जब कलश अंदर की तरफ धकेल रही थी तब देख लिया मैंने, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तू भी ममता बहू लाने के चक्कर में ऐसी बावरी हुई कि बस अपना घर बर्बाद करने में तुली हुई है। क्या कर सकती हूँ जीजी? जब इसे देखने गए थे तब ठंड का मौसम था। इसने पैरों में मोजे पहने रखी थी, इसलिए मुझे इसके पैर दिखे नहीं और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अरे तो मोजे खुलवा कर देख लेती, इतनी सी भी जुबान नहीं हिली तेरी।
अरे घर में कुत्ता भी लावे हैं तो उसके भी पैरों की उंगलियों को देखा जाता है। जे तू बहू लेकर ने गई थी, अब क्या होगा जीजी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना। जब तक कुल देवी के मंदिर में इसको दर्शन ना करा दो, इसका चेहरा घर में किसी को दिखाना भी मत, खासकर अपने बेटे को। और सारे रस्मों रिवाज छोड़कर कल ही कुलदेवी के मंदिर जाने की तैयारी करो। ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। कहते कहते चेतना जी और ममता जी ने ऐसे तीखी नजरों से मीनाक्षी को देखा जैसे पता नहीं मीनाक्षी के साथ इस घर में क्या बवंडर आ गया हो। उसके बाद दोनों कमरे के बाहर निकल गईं। दोनों की बात सुनकर मीनाक्षी की आंखों से आंसू भी निकल आए। क्या एक बहू और कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता? रात को भी रजनी आकर ही खाना दे गई थी। उसके बाद कमरे में ना कोई आया ना कोई गया। मीनाक्षी अकेले ही कमरे में रही। सुबह भी जब कुल देवी के मंदिर के लिए निकले तो मीनाक्षी अपने कमरे से ही घूंघट लेकर निकली थी। मीनाक्षी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा क्या देखा था चेतना जी ने मीनाक्षी के पैरों में जो इतनी बड़ी बात कह डाली थी? कल की बातें याद करके मीनाक्षी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, पर शायद उसके आंसुओं का इन अंधविश्वासियों के सामने कोई मोल नहीं था। आखिर मेरे पैर में ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने जो इतना बड़ा बवंडर बना दिया? रह रह कर बस यही सवाल उसके मन में आ रहे थे। मीनाक्षी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। घूंघट में से अपने दोनों पैरों की तरफ देख रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी अपने पैर देखती तो कभी ममता जी के। इन्हीं लोगों की तरह तो पैर हैं मेरे, फिर मेरे पैरों में क्या कमी रह गई जो मैं इतनी अपशगुनी हो गई? कुल देवी के मंदिर पहुंचने से पहले अजय को मेरी शक्ल भी नहीं दिखानी। आखिर क्यों? वो तो मुझसे 3-4 बार पहले भी मिल चुका था। एक बार तो मम्मी जी खुद उसके साथ थी, पर अब क्या हो गया? और इस छोटी सी कार में मुझसे चिपक के ही तो बैठा हुआ है। अब क्या उस पर अपशगुन नहीं लग रहा? जितना दिमाग वो लगा सकती थी लगा रही थी, पर जवाब उसे किसी चीज का नहीं मिल रहा था। मई की गर्मी में दिमाग भी गर्म होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर में फट पड़ेगा। पर नई नवेली बहू की तो बम की तरह फट पड़ने का भी हक नहीं होता। जो जैसा चल रहा है बस चली जा रही है। खैर, थोड़ी देर में कुल देवी के मंदिर पहुंचे, जिसे देखकर ममता जी के मुंह से सबसे पहले यही निकला, भगवान का शुक्र है कि पट बंद नहीं हुए हैं। फिर अपने पति राघव जी से बोली, अरे जाओ जरा बस में से जीजी को फटाफट लेकर आओ। अब वही बताएंगे कि क्या करना है। राघव जी फटाफट अपनी पत्नी की बात पर अमल करते हुए बस की तरफ लपके और अपनी बड़ी बहन यानी कि चेतना जी को फटाफट ममता जी के पास लेकर आ गए। जिन्हें देखते ही ममता जी बोली, हाँ दीदी, अब बताओ क्या करना है? अरे करना क्या है, फटाफट से अपनी बहू और बेटे को कार में से निकालो और दर्शन कराने मंदिर ले चलो। याद रखना बेटा, आगे बड़ा होना चाहिए और बहू उसके पीछे ही चले। ठीक है जीजी। ममता जी ने जैसे चेतना जी से कहा था वैसे ही किया। आगे आगे अजय पीछे पीछे चल रहा था और मीनाक्षी घूंघट लिए कुल देवी के मंदिर में दर्शन के लिए चलने लगी। साथ में चेतना जी और ममता जी भी चल रहे थे, जबकि और रिश्तेदार महिलाएं पीछे पीछे मंगल गीत गाते हुए मंदिर में उन लोगों के साथ ही प्रवेश कर रही थी। मंदिर में प्रवेश करते ही औरतें वहीं कंपाउंड में बैठकर मंगल गीत गाने लगी, जबकि अजय, मीनाक्षी, चेतना जी और ममता जी अंदर कुल देवी के दर्शन के लिए चले गए। कुल देवी के दर्शन के बाद अजय को तो बाहर कंपाउंड में बैठा दिया गया, जबकि ममता जी, चेतना जी और मीनाक्षी वहीं पंडित जी के पास बैठ गए। इधर उधर की बात कर ममता जी सीधी मुद्दे पर आई और पंडित जी से बोली, पंडित जी, माता रानी की कृपा से शादी का सारा काम अच्छे से हो गया है, किंतु एक समस्या है जिसका समाधान आपको करना है। क्या हुआ बहन जी? बोलिए। इससे पहले कि ममता जी कुछ कहती,
चेतना जी बोली, अरे ओ बहू, पहले अपने पैर पंडित जी को दिखाना तो। चेतना जी के कहने पर मीनाक्षी ने खड़े होकर अपने पैर पंडित जी को दिखाए। मीनाक्षी के पैर दिखाते ही चेतना जी ने बोलना शुरू कर दिया, ये देखो पंडित जी, बहू के पैरों की अंगुलियां तो इसके अंगूठों से बड़ी हैं। आपको तो पता ही है, अब ऐसी लड़कियां कहाँ ससुराल में निवाह कर पाती हैं। यहाँ तक कि ससुराल में वो अपनी ही चलाती हैं और हमेशा पति को दबा कर रखती हैं। अब हमारा घर तो एक ही बेटा है, अगर वह भी बहू के कहने पर चलेगा तो भला हमारा क्या होगा। चेतना जी अपनी ही रौब में बोले जा रही थी। मीनाक्षी उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि भला यह क्या बात हुई। मेरे पैरों की अंगुलियां मेरे अंगूठे से बड़ी है, इसका मतलब मैं इनके बेटे को वश में कर लूंगी और पूरे घर में अपनी चलाऊंगी। हे भगवान, यह क्या सोच है भला। बहू घर में खुशी नहीं कि बेटा हाथ से जाने का डर सताने लगा। अब जिसके पैरों की बनावट ही ऐसी है वह क्या कर सकता है। अरे तुम लोग भी क्या बात कर रही हो, भला ऐसा भी कहीं होता है क्या। दरवाजे पर खड़े राघव जी ने कहा, जिन्होंने शायद आते समय अपनी पत्नी और बहन की बात सुन ली थी। अरे आप तो बीच में ना ही बोलो तो ही अच्छा है, आप तो अपने व्यापार पर ध्यान दो। यह घर का मामला है, इसे हमें निपटाने दो। ममता जी ने राघव जी को चुप कराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर राघव जी चुप हो गए और चुपचाप बाहर जाकर अपना काम करने लगे। यह नजारा देखकर मीनाक्षी अपनी सास की पैर की तरफ देखने लगी, फिर अपने पैरों की तरफ। उसे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने अपने पति को वश में करके रखा है। तभी पंडित जी बोले, अरे बहन जी, अब जिसके शरीर की बनावट ही ऐसी हो वो क्या करेगा। आप तो एक काम कीजिए, मैं कुछ पूजा बता देता हूँ, आप लोग वो करवा लीजिए, बाकी सब माता रानी की इच्छा है। पंडित जी ने अपने कुछ तरीके बता दिए, लेकिन ममता जी और चेतना जी उससे संतुष्ट नहीं हुए। मीनाक्षी को भी बाहर घूंघट में ही बैठाकर दोनों मंदिर के एक तरफ जाकर बात करने लगी। दीदी, पंडित जी ने भी पल्ला झाड़ लिया है, यह कहकर कि जिसकी बनावट ही ऐसी हो वो क्या करेगा। मुझे तो पहले ही पता था इसका कोई उपाय नहीं है। यह तो लड़की देखते समय ही देखना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, शादी तो हो गई है। अब तो हमें ही अपने स्तर पर कुछ करना पड़ेगा। क्या करें दीदी, मेरा इकलौता बेटा है, कहीं बहू के चक्कर में हमें छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा। तू तो एक काम कर, जहां तक हो सके बहू को दबा कर रख और दोनों के बीच में प्रेम पनपने मत दे। अजय के सामने तो अच्छी ही बने रहना, बाकी फिर मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। बस तू तो बहू पर नजर रखो, बस अब आ गई है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। सब कुलदेवी की पूजा करके वहां से रवाना होकर घर आ गए। इधर ममता जी भी पूरे सास वाले रूप पर आ चुकी थी। उन्होंने 100% चेतना जी की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। घर आने के बाद भी ममता जी के दिमाग में कोई न कोई खिचड़ी पक रही थी। आखिर ऐसा वो क्या करें कि जिससे अजय और मीनाक्षी में प्यार पनप ही न पाए। इसलिए जब घर से मेहमान रवाना हुए तब ममता जी ने चेतना जी को घर पर ही रोक लिया। चेतना जी ने ममता जी को कुछ समझाया और दोनों अपनी योजना पर अमल करने लगी। आज अजय और मीनाक्षी की पहली रात थी। अजय के कमरों को फूलों से सजाया गया था। ममता जी ने खुद अपनी बेटी रजनी को भेजकर मीनाक्षी को तैयार करवाया। रात को मीनाक्षी कमरे में ही थी। इधर रजनी और अजय के बीच हंसी ठिठोली चल रही थी कि ममता जी की अचानक जोर से चिल्लाई, हाय राम, मैं तो मर गई। अचानक से सब लोग ममता जी के कमरे की तरफ भागे तो देखा तो ममता जी जमीन पर पड़ी हुई हैं। उन्हें देखते ही अजय और रजनी एक साथ बोले, क्या हुआ मम्मी। इससे पहले कि ममता जी कुछ कहती
चेतना जी बोली, अरे भाभी का पैर फिसल गया है और वो गिर गई हैं। शायद मोच आ गई हो, देखो तो जरा। नहीं नहीं दीदी, मोच तो नहीं आई है, पर कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मुझसे तो खड़ा भी नहीं होते बन रहा है। बेटा अजय, जरा सहारा देकर उठा तो जरा। आखिर अजय ने सहारा देकर ममता जी को उठाया और कराहती हुई अपनी माँ को बिस्तर पर लेटाया। हाय, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मालिश कर दे तो अच्छा रहेगा। इतने में रजनी बोली, मम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ बेटियों से ये सब नहीं कराया जाता है। जब घर में बहू है तो बहू ही करेगी। आज वो तेरी माँ की सेवा कर देगी और यही तेरी माँ के पास सो जाएगी। चेतना जी ने कहा तो अजय और रजनी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर क्या कर सकते थे। आखिर रजनी जाकर मीनाक्षी को बुला लाई। मीनाक्षी ने आकर ममता जी की कमर की मालिश की, उसके बाद उनके पैर दबाने लगी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए अजय कमरे में जाकर सो गया और मीनाक्षी ममता जी के साथ उनके कमरे में थी। लेकिन रात को ममता जी को खर्राटे भरते और आराम से सोते देखकर मीनाक्षी के मन में यही बात आ रही थी कि कहीं सासू माँ नाटक तो नहीं कर रही हैं। दूसरे दिन सुबह ममता जी कराहते हुए ही जैसे तैसे कमरे से बाहर आईं और हाल में आकर सोफे पर बैठ गई। वहीं मीनाक्षी को पहली रसोई की रस्म के नाम पर चेतना जी ने काम पर लगा दिया। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी कि अजय और मीनाक्षी आपस में बात कर ले। खाना खाते समय कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ममता जी को दर्द है, बल्कि बैठी बैठी वो मीनाक्षी के काम में नुक्स निकाल रही थी। अभी वो नुक्स निकाल ही रही थी कि इतने में रजनी ने कहा, क्या मम्मी, आपकी बातों को सुनकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपकी कमर में दर्द है। कहीं बहू के आते ही आप भी खड़ूस सास की तरह नाटक तो नहीं करने लगी। रजनी ऐसा कहकर जोरों से हंसने लगी। सबकी नजरें अपनी तरफ देखकर ममता जी गुस्साते हुए बोली, हाँ हाँ, जिसको लगती है उसी को पता चलता है। अब तू भी मेरा मजाक बना ले। अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्यों बुरा मान रही हो। जब मीनाक्षी घर के काम से फ्री हुई तो ममता जी अजय को बोली, मुझे तो डॉक्टर के पास लेकर चलो, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। इतने में राघव जी ने कहा, अरे मैं ले चलता हूँ ना, अजय को क्यों परेशान कर रही हो। तो ममता जी ने उन्हें झिड़कते हुए बोली, आप तो रहने ही दो, दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी सेवा करते हो मेरी। मेरा बेटा मुझे ले जाएगा तो कोई परेशानी है क्या। अरे पर भाग्यवान, मैं तो इसलिए कह रहा था कि कम से कम पता तो हो कि तुम्हें कौन सी दवाई किस समय देनी है। आखिर तुम्हारे साथ कमरे में मैं ही तो रहता हूँ। हाँ, बड़े आए मेरी सेवा करने वाले, आप तो घर पर ही बैठो, अजय मुझे दिखा कर आएगा और वही बता देगा कौन सी दवाई कब खानी है। अपने पति को झिड़क कर ममता जी रवाना होने के लिए अपने चप्पल पहन रही थी। तब भी मीनाक्षी अपनी सास के पैरों की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। कभी उनके पैरों की तरफ देख रही थी तो कभी अपने ससुर जी की तरफ। अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी दिमाग में यही बातें चल रही थी कि मेरे पैरों की उंगलियों को देखकर बेटा कहीं बहू की मुट्ठी में ना आ जाए, इस बात का डर लग रहा है। और यहाँ तो इनके पैरों की बनावट इनके अनुरूप होने के बावजूद भी ससुर जी इनकी मुट्ठी में हैं। हे भगवान, ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। पति भी मुट्ठी में चाहिए और बेटा भी मुट्ठी में ही चाहिए। आखिरकार अजय ममता जी को लेकर हॉस्पिटल रवाना हुआ तो चेतना जी भी उनके साथ ही गई। ममता जी को चेतना जी के साथ बाहर बैठाकर अजय डॉक्टर के चैम्बर में चला गया। पीछे से ममता जी चेतना जी से बोली, दीदी ऐसे कैसे काम चलेगा। आखिर कब तक मैं बहू बेटे को दूर रख पाऊंगी। देखा नहीं कैसे रजनी ने बात पकड़ ली। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ।
आखिर ये नाटक हम हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते हैं, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। बेटे के मन में बहू के लिए गलतफहमी पैदा करनी ही पड़ेगी, जिससे दोनों में प्यार पनप ही न पाए और ऐसी बहू से हमारा पिंड छूटे। चेतना जी अपनी अकल लगा रही थी। दोनों बातें तो किए जा रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं देखा कि अजय उनके पीछे कब का आकर खड़ा हो चुका है और शायद उनकी बातें भी सुन चुका है। इतने में ममता जी की नजर अजय की तरफ गई तो वे घबरा गई। अजय ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तो चेतना जी बात संभालते हुए बोली, बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? चल जल्दी से तेरी माँ को दिखा देते हैं। अजय गुस्से से चेतना जी को देखते हुए बोला, दिखाना क्या है, अच्छी तो है मम्मी। इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने बेटे के साथ। अगर इतनी ही नफरत थी मीनाक्षी से तो शादी ही नहीं करते, कम से कम उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं होती। कोई जबरदस्ती तो शादी नहीं हुई है हमारी। ममता जी से पहले बोलते नहीं बना, पर फिर खुद को संभालते हुए गुस्से में बोली, तो और क्या करती मैं? शादी से पहले अगर उसकी पैर की उंगलियां देख लेती तो कभी नहीं शादी करती मैं उससे तेरी। उस समय तो ठंड के कारण पैर ढककर आ गई अपनी कमी छुपाने के लिए, और अब मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है। तुझे अपनी मुट्ठी में करके हमारा घर बर्बाद कर देगी। अजय को अपनी मम्मी की सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कैसी बात कर रही हो मम्मी? आज के जमाने में ऐसी बातें कौन मानता है? अंधविश्वास में अंधी हुए जा रही हो और खुद अपना घर बर्बाद कर रही हो, पर इल्जाम अपनी बहू पर लगा रही हो। उसकी बात सुनकर ममता जी ने कहा, देख ले, असर दिखना शुरू कर दिया ना उस अपशकुनी ने। आज बेटे को माँ से लड़वा ही दिया। उसके लिए तुम मुझसे लड़ने को तैयार हो गया। घर जाकर सबसे पहले उस अपशकुनी को ही निकालती हूँ। ठीक है, बिल्कुल निकालो, पर उसके साथ मैं भी जाऊंगा। पैरों की बनावट को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया कि आने वाले वक्त में आपकी बहू आपके बेटे को मुट्ठी में कर लेगी और आपका बेटा आपका नहीं रहेगा। तो एक बात बताओ मम्मी, आपके पैरों की बनावट तो सही है ना? फिर आप तो कभी भी पापा को झिड़क कर एक तरफ बैठा देती हो। आखिरकार अजय के घर से निकल जाने के बाद सुनकर ममता जी चुप तो हो गई, लेकिन इतनी बहस के बावजूद भी ममता जी मानने को तैयार नहीं थी। घर आने के बाद चेतना जी तो शक और अंधविश्वास का कीड़ा ममता जी को देखकर अपने घर रवाना हो गई, और इधर ममता जी अपने अंधविश्वास में ही जी रही थी। वक्त ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन मीनाक्षी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। पति का प्यार था, ननद का साथ था, ससुर का आशीर्वाद था, इसलिए ममता जी ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। सब इसी तरह हंसी खुशी जिए रहे थे, इसी उम्मीद के साथ कि कभी तो ममता जी अपने अंधविश्वास को छोड़कर मीनाक्षी को मन से अपना पाएंगी। और एक समय ऐसा भी आया जब ममता जी को झुकना पड़ा और अपने बहू से माफी भी मांगनी पड़ी, और अंत में उनको समझ आ गया कि ये सब केवल अंधविश्वास है। इसलिए हमें अपने बहू से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपनी बेटी के साथ करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।